नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियों पर एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, नेहरू के आदर्शों से भटकना देश हित में नहीं, नेहरू के सपनों को मिटाने की कोशिश का आरोप। जम्मू कश्मीर के माचिल फर्जी एनकाउंटर मामले में सेना के 2 अधिकारियों समेत 5 को उम्र कैद। 2010 में बारामूला के 3 युवकों की हत्या के दोषी। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन मामले की होगी न्यायिक जांच। गिरफ्तार डॉक्टर का आरोप, दवाओं से हुई मौतें। विश्व व्यापार संगठन में भारत को बड़ी कामयाबी। भारत अमेरिका के खाद्यान्न सुरक्षा पर गतिरोध दूर। व्यापार सुगमता करार लागू होने का रास्ता साफ। और वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा की रिकॉर्ड पारी, श्रीलंका के खिलाफ बनाए 264 रन। वनडे का सबसे बड़ा निजी स्कोर, रोहित का दूसरा दोहरा शतक। और अब आज की पहली खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगाह किया है कि जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों और आदर्शों से भटकना या भूलना देश के हित में नहीं है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस के समारोह में पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि नेहरू की विरासत पर चलकर ही देश विकास की राह में यहां तक पहुंचा है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी और समाज के अन्य वर्गों के लोग मौजूद थे। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उदार भारत और विकसित भारत की नींव रखने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री के संदेशों की उपेक्षा करने वालों से मुकाबला करने का आह्वान किया। आज हमें इस संकल्प के साथ यहाँ से जाना है कि हम उन विचारधाराओं, उन संस्थाओं और उन व्यक्तियों का मुकाबला करेंगे जो नेहरू जी के दिए उदार भारत की इमारत को तहस नहस करना चाहते हैं। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू स्वप्नदर्शी और वैज्ञानिक नजरिए से देश को आगे ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भारत की मौजूदा विकास रफ्तार के पीछे नेहरू जी की सोच थी। उन्होंने वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना की जिनके बगैर आज हमारा चंद्रयान मार्स की परिक्रमा कहाँ संभव होती। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सद्भाव का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्यार की जगह पर गुस्से की राजनीति हो रही है। पार्टी उपाध्यक्ष ने माना कि कांग्रेस पार्टी से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी विचारधारा से नहीं भटकी। एक तरफ घर की पुताई हो रही, भैया सड़कों को साफ करो, सड़कों को साफ करो। फोटो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब लोग सड़क साफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जहर फैलाया जा रहा है। सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, केरल की पूर्व राज्यपाल और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी मौजूद थीं। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और आज इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब। बहुत बहुत स्वागत है मीम अफजल साहब। सवाल ये है कि क्या नेहरू की विरासत की मार्फत ही कांग्रेस तरक्की कर सकती है और कांग्रेस रिवाइव कर सकती है? अब देखिए, मैं ये कहूँगा कि नेहरू की विरासत, गांधी जी की विरासत, मौलाना आज़ाद की विरासत और हमारे जंग आज़ादी के जितने भी अजीम मुजाहिद थे, उन सबको अगर जोड़ करके देखें तो उसका नाम है कांग्रेस। और उनकी आइडियोलॉजी थी और उस आइडियोलॉजी को हम आगे लेकर के चलना चाहते हैं। आज कुछ तत्व इस तरह की बात शायद कर रहे हैं कि हमारे पास शायद कुछ और नहीं रह गया, इसलिए ये हथियार लेकर के आए हैं। ये हथियार नहीं है, ये हमारी विरासत का जेवर है जिसको हमने हमेशा आगे रखा है, जिससे हमारी जो शक्ल सूरत है वो एक अच्छी शक्ल में सामने आती है। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे बड़ी हैरत है कि इस सम्मेलन के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी इस तरह की पैदा की जा रही है कि हमने प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री की जो पार्टी है, उस पार्टी की जो विरासत है वो है आरएसएस की आइडियोलॉजी। आरएसएस के बहुत बड़े बड़े नेता जो आज हमारे दरमियान नहीं है, जिनको बड़ी इज्जत की नज़र से वो देखते हैं और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जब उनको लेकर के कुछ सम्मेलन होते हैं तो क्या उसमें वो
हमको बुलाते हैं। अफजल साहब, लेकिन नेहरू को कोई नहीं मानता कि वो सिर्फ कांग्रेस की विरासत है। नेहरू को सभी मानते हैं कि वो पूरे देश की विरासत हैं, और इसलिए सवाल ये उठाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये सेलिब्रेशन करके क्या नेहरू को खाकों में खांचों में बांटना नहीं चाहती है पार्टी बनाम सरकार के? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहां तक आपने कहा कि नेहरू जी सबकी विरासत हैं, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विरासत हरगिज नहीं है। उन्होंने उनकी जिंदगी में कभी नेहरू जी को अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने आज भी ये कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी अपने बाकायदा तमाम जलसों में जो वो इलेक्शन के ज़माने में कह रहे थे, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, वो मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको। वो कहते थे भारत कांग्रेस मुक्त भारत। तो जो नेहरू गांधी की विरासत के नाम पर जो पार्टी बनी और जिसकी आइडियोलॉजी उनसे जाकर के जुड़ती है, अगर वो उसी से मुक्त करना चाहते हैं भारत को, तो आप मुझे बताइए ये कौन सी आइडियोलॉजी है कि आप कहें कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेसी मुक्त भारत नहीं। साहब, नेहरू जी की विरासत की आप बात करते हैं, नेहरू जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और नेहरू जी की विचारधारा तो उदारता पे आधारित थी, विकास पर आधारित थी, उदारता पे आधारित थी। आप लोग उदार होकर अगर उनको आमंत्रित कर देते अपने कार्यक्रम में, तो शायद ये आप जो है वो नेहरू की विरासत पर आगे चलने का सही प्रतिनिधित्व कर पाते। अमृता जी, मैं बहुत सफाई के साथ कहूंगा कि हमने उन्हें इनवाइट नहीं किया और हम उन्हें इनवाइट नहीं करेंगे। और इसके पीछे कहीं उदारता वाली बात नहीं है, ये एक पॉलिसी है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे जो आइडियोलॉग हैं, जिनसे भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जिससे संतुष्टि उनकी नहीं हुई, जिसके खिलाफ वो हमेशा बोलते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं? पहली बात तो मैं आप बुनियादी सवाल करता हूं, क्या हम बुलाते तो वो आते? नंबर 2, अगर वो बुलाते और आते और आकर के हमारे स्टेज पर खड़े होकर नेहरू के खिलाफ कुछ बोलना शुरू कर देते थे, जैसे इलेक्शन की मीटिंग्स में किया। मुझे याद है, देखिए सरकारी तौर पे मीम अफजल साहब, मैं 2 बातें आपको याद दिलाना चाहूंगी। सरकारी तौर पे उन्होंने बाकायदा एक पैनल बनाया है और राजनाथ सिंह जी भी बैठे हुए थे, मोदी जी भी बैठे हुए थे। नेताओं को और आपकी विचारधारा, आपकी पार्टी को समर्थन देने वाले लोगों को रखा है। सरकारी तौर पर प्रधानमंत्री ने एक पैनल बनाया है नेहरू की विचारधारा को लेकर आगे चलने के लिए और नेहरू पर कार्यक्रम करने के लिए। आप ज्यादा से ज्यादा सवाल ये उठा सकते थे कि वो कार्यक्रम कब और कहां हो रहे हैं, इस पर तो आप सवाल उठा सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कोई अपनी तरफ से पहल नहीं की है। और दूसरी बात, एक और बात मैं करना चाहती हूं, आपने जो 2 दिनों का कार्यक्रम रखा है जिसमें देश भर के नेताओं को बुलाया है, अलग अलग पार्टियों के नेताओं को बुलाया है, अगर आप उदारता दिखाते हुए प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित कर देते, तो शायद, मैं फिर से वही बात अपनी दोहराऊंगी, तो शायद ये ज्यादा अच्छा होता कि, और शायद ये ज्यादा मुफीद होता कहना कि आप नेहरू की विरासत को वाकई रिप्रेजेंट करते हैं, उस उदार विरासत को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें सभी वर्गों और सभी तरह के लोगों के लिए रास्ता खुला था, खिड़की खुली थी। अमृता जी, जिन्होंने नेहरू जी की जिंदगी में उनके 15 साल के शासन के दौरान कभी उस खिड़की में दाखिल होने की कोशिश नहीं की, क्या आप समझती हैं आज उनके ना रहने के बाद उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के अगर हम उनको इनवाइट करेंगे तो इस खिड़की में दाखिल होने वाले हैं? आप जानते हैं उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, और वो आइडियोलॉजी जिस पर वो चल रहे हैं वो नेहरू जी की आइडियोलॉजी के बिल्कुल बरखिलाफ है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, आप बहुत समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, देश के अंदर तमाम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कम पढ़ा लिखा तबका तो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उनकी आइडियोलॉजी में, हमारी आइडियोलॉजी में और नेहरू जी के विचारों में और उनके जो आइडियोलॉग थे उनके विचारों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसे, जहां तक आपने कहा सरकार, प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, एक प्रोग्राम उन पर किया जा रहा है, उसमें अगर उन्होंने उसमें हमारे 2-3 लोगों को रखा है तो मैं समझता हूं कोई उन्होंने एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। लेकिन हम अपनी पार्टी का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी और खड़ी हुई थी और ये कहा गया था कि नेहरू जी को एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग या उनके लीडर ने या उनके एक मजहबी लीडर ने जामा मस्जिद में नहीं बुलाया। अरे भाई, ये कौन सा सवाल है? प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो थे उनको बुला लिया गया,
मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, नेहरू जी के छोड़िए, अगर हम इस मुद्दे से आगे भी बढ़ जाएं, कांग्रेस पार्टी ही जो कर रही है उसी में बात कर लें। छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री के आमंत्रण की बात। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि नेहरू के विचारों पर चलकर हम आज यहाँ तक पहुंचे और देश आज इतना विकास कर पाया। लेकिन क्या आज जरूरत नहीं थी कि नेहरू के विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाया जाए, न कि उन्हें सेलिब्रेशन तक सीमित किया जाए? उनके तमाम विचारों को अगर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं तक ले जाते या उनके विचारों पर आज बहस करते तो शायद देश के लोग या जो नई पीढ़ी है वो ज्यादा जागरूक हो पाती नेहरू के विचारों से। लेकिन आपने तो उन्हें केवल सेलिब्रेशन तक सीमित कर दिया। नहीं, देखिए अमृता जी, ये बड़ा विरोधाभास है कि जब हम, ऐसा नहीं है कि हम नेहरू जी पर प्रोग्राम नहीं करते, सेमिनार्स नहीं कराते, उन पर किताबें नहीं लिखी गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी को घर घर पहुंचाने में और उनके विचारों को खास तौर पे अपने वर्कर्स तक पहुंचाने के लिए मुसलसल काम किया है। ये अलग बात है कि जब कभी कोई ऐसा सेलिब्रेशन होता है, आजकल तो कुछ मेरा ख्याल है फैशन हो गया है कि कांग्रेस अगर कोई भी काम करती है तो ये कहा जाता है कि वो अपने रिवाइवल के लिए ऐसा कर रही है, जबकि कांग्रेस ये काम पहले से कर रही है। तो क्या रिएक्शन के लिए कर रही है? क्योंकि आप भी अपने कार्यकर्ताओं को उसी तरह शपथ दिला रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान के लिए शपथ दिला रहे हैं। तो क्या अगर ये रिवाइवल नहीं है तो रिएक्शन है बीजेपी का? हम उनकी तरह से गांधी जी के सिर्फ एक प्रोग्राम को लेकर के शपथ नहीं दिला रहे हैं। हाँ। हम तो नेहरू जी के तमाम विचारों को लेकर के शपथ दिला रहे हैं। नेहरू जी और गांधी जी के विचारों के अंदर खाली सफाई अभियान नहीं था, उनके साथ साथ एक सेकुलरिज्म, देश के अंदर वातावरण ऐसा बनाना, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें जिसका मैं जिक्र कर सकता हूं। टाइम कम होता है आप लोगों के पास, उस पर पूरी लंबी बहस कर सकता हूं। उसका तो कोई जिक्र नहीं है, उसका तो कोई प्रैक्टिकल आदा नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब हम नेहरू जी पर कोई काम कर रहे हैं तो कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कूद कूद के ऐसे बोल रही है कि हमको नहीं बुलाया। अरे भाई, अगर आपको नहीं बुलाया तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? आप तो सरकार हैं, नेहरू जी पे हमसे बड़ा प्रोग्राम कीजिए, उनके विचारों को और आगे बढ़ाइए, हम आपकी तारीफ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मीम अफजल साहब। हालांकि कांग्रेस अपनी तरफ से जितनी भी सफाई दे, ये जरूर बार बार पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने नेहरू की विचारधारा को, नेहरू के जन्मशती को जिस तरह से आगे सेलिब्रेशन के रूप में दिखाया है, उस तरह से उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाती और जन जन तक पहुंचाती, अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाती तो और ज्यादा अच्छा होता। आज की पहली खबर में फिलहाल इतना ही। और अब महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं। शिवसेना ने महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को अल्पमत वाली सरकार बताया है और इसे असंवैधानिक करार दिया है। पार्टी के नेताओं ने आज राज्यपाल विद्यासागर राव से मुलाकात भी किया और बीजेपी को सदन में फिर से बहुमत साबित कराने की मांग भी की। बुधवार को बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा में ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल किया था, लेकिन शिवसेना ने मत विभाजन की मांग नहीं माने जाने की शिकायत राज्यपाल से की है और बीजेपी की सरकार को असंवैधानिक करार दिया है। हम लोगों ने कहा है ये घटना बाह्य सरकार, ये घटना बाह्य जो काम कर रही है उसे रोक लगाओ और इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार ने फिर एक बार विश्वासदर्शक प्रस्ताव लाके जन सामने बहुमत सिद्ध करना चाहिए। आज भी ये सरकार माइनॉरिटी में है, ऐसा हमारा आरोप है। बीजेपी का कहना है कि सदन में बहुमत साबित करने के दौरान किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने विश्वास मत हासिल किया, ये बिल्कुल कानूनी तरीके से हुआ है, ऐसी मेरी राय है। मैं भी महाराष्ट्र विधान परिषद का 12 साल सदस्य रहा हूं और डिवीजन मांगने का एक तरीका और समय होता है। अगर उसमें डिवीजन नहीं मांगा तो सभापति निर्णय घोषित करते हैं। कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार को अल्पमत वाली सरकार बताते हुए बहुमत साबित करने के तरीके को असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस भी इस मामले में राज्यपाल से मुलाकात करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में 4 साल पहले हुए फर्जी इनकाउंटर मामले में सेना के 2 अधिकारियों समेत 5 जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सैनिक अदालत ने इन सभी को बारामूला के 3 नागरिकों की हत्या का दोषी पाया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैसले का स्वागत किया है।
29 अप्रैल 2010 को हुए इस एनकाउंटर की जांच में मेजर और कर्नल सहित 5 फौजियों का कोर्ट मार्शल किया गया और अब उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इनके परिवारजनों ने सैन्य अदालत के फैसले पर संतोष जताया है। हम बहुत खुशी में है, इस वक्त भी हम बहुत खुशी में है कि इनको उम्र कैद हुआ है। सेना की ओर से मारे गए युवकों के परिजनों को नौकरी और मुआवजा दिया गया था। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी दोषी सैन्य कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को जायज ठहराया है। आर्मी अपने किसी भी मेंबर को कोई भी इनडिसिप्लिन का एक्ट हो या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के खिलाफ कोई काम किया हो, उसको कभी माफ नहीं करती है। पहले भी लोग हैं जो गुनाहगार पाए गए हैं, उनको भी सजा मिली है। ये एक और उदाहरण है कि लाइफ टर्म 5 आदमियों को मिली है, क्योंकि उनका जो गुनाह था वो साबित हो गया है। हाल ही में बडगाम जिले में भी सेना ने 3 युवकों पर आतंकी होने के शक में गोली चलाई थी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी। बाद में सेना ने माफी मांगते हुए उनके परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की थी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ परिवार नियोजन ऑपरेशन मामले की न्यायिक जांच होगी। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज इसका ऐलान किया। इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि महिलाओं की मौत की वजह शिविर में दी गई दवाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी राज्य में महिलाओं की मौत पर चिंता जताई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह गुरुवार को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन कराने वाली बीमार महिलाओं का हालचाल पूछा। रमन सिंह ने कहा कि मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने का भी ऐलान किया। जुडिशियल इंक्वायरी में आपको सभी तथ्यों का जवाब 100% मिल जाएगा मित्रों, और हम कहीं भी किसी भी बात को न छुपाना चाहते, कठोरतम कार्रवाई करके दिखाएंगे। पुलिस ने गुरुवार की रात आरोपी डॉक्टर आर.के. गुप्ता को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर गुप्ता का आरोप है कि महिलाओं की मौत ऑपरेशन में लापरवाही से नहीं, बल्कि शिविर में दी गई दवाओं के चलते हुई है। मेरे को इसे ठहराया जा रहा है कि हो सकता है ऊपर से प्रेशर हो और केवल मेरे को ही दोषी मान रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने शिविर के दौरान बांटी गई 6 दवाओं की बिक्री रोक दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। We have taken notice of that. We have issued notice. We have called for a report. We will also even think of sending a team. कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया है। 9 महिलाएं क्रिटिकल हैं, आईसीयू में हैं, 45 महिलाएं यहाँ भर्ती हैं और चिंताजनक स्थिति है। उधर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी महिलाओं की मौत पर चिंता जाहिर की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 1 हफ्ते के दौरान कई परिवार नियोजन शिविर लगाए गए थे। इसमें 138 महिलाओं के ऑपरेशन किए गए। बाद में हालत बिगड़ने पर 123 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 महिलाओं की मौत हो चुकी है और कई मौत से जूझ रही हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार और छत्तीसगढ़ सरकार को गुमशुदा 464 बच्चों की जल्द तलाशी के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उन्हें महीने भर के भीतर इस बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। गुमशुदा बच्चों की तलाश में विफल रहने पर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी किया गया है। जनहित याचिका इस बारे में दायर की गई थी और इसमें कहा गया था कि 2008 से 2010 यानी 2 साल के बीच देश भर में 1,70,000 से ज्यादा बच्चे लापता हुए। गुमशुदा बच्चों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बिहार सरकार को गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए 3 हफ्तों का समय दिया है। बिहार सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि 1 हफ्ते में 169 बच्चों को ढूंढ लिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार को गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर अमल को लेकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जितनी भी सरकारें हैं, स्टेट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबको डायरेक्शन दी हैं कि आप इस बारे में एक इफेक्टिव पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी को बना करके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से गुमशुदा बच्चों की तलाश में ढिलाई को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पेश होने को कहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार से सभी राज्यों में लापता बच्चों का पता लगाने के लिए बनाए गए मानकों के अमल पर जानकारी मांगी है। मामला बहुत गंभीर है। देश में 1 लाख से ज्यादा बच्चे खो जाते हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या बच्चे नहीं मिलते हैं। कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे मिल जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए बच्चों की गुमशुदगी के मामले में तुरंत एफआईआर न दर्ज करने पर नाराजगी जताई थी। उसने बिहार और छत्तीसगढ़ सरकार को गुमशुदा बच्चों को खोजने के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में बचपन बचाओ आंदोलन एनजीओ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि साल 2008 से 2010 के बीच देश में करीब 1,70,000 बच्चे लापता हुए। उसका कहना है कि इसमें कई का अपहरण, देह व्यापार और बाल मजदूरी के लिए किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुमशुदा बच्चों के बाद अब बात करते हैं बेघर लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने बेघर लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए भी राज्यों की ओर से किए जा रहे कदमों को नाकाफी बताया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को अगले 10 दिनों के भीतर राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शहरी विकास मंत्रालय से देश के सभी बेघर लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए उठाए गए कदमों का पता लगाने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से अगले 10 दिन में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाने के लिए कहा है। इसमें देश भर के बेघर लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा होगी। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 3 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अपने आप में एक बहुत बड़ा सख्त रुख अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद जल्दी ही ये दोनों काम हो जाएंगे। संविधान हमारा कहता है हर आदमी को, चाहे वो भले ही नशा ही कर रहा हो या जो भी कर रहा हो, लेकिन उसको जीने का अधिकार है, और गवर्नमेंट की सबकी, समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उनकी लाइफ को हम सेव करें। कोर्ट ने कहा है कि वो राजधानी दिल्ली में बेघर लोगों से जुड़े मामले में सुनवाई नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में नजर रख रही है। इस मामले में एक पक्ष के वकील प्रशांत भूषण ने जानकारी दी है कि दिल्ली में कुल 39,000 बेघर लोग हैं, जबकि दिल्ली सरकार सिर्फ 17,000 लोगों को घर मुहैया कराने का दावा कर रही है। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजधानी में 231 नाइट शेल्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट वकील ER कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में खाद्य सुरक्षा के मसले पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत और अमेरिका ने खाद्यान्न भंडारण के मुद्दे पर गतिरोध को दूर कर लिया है और इससे WTO में महीनों से लंबित व्यापार सुगमता करार यानी TFA के लागू होने का रास्ता अब साफ हो गया है। We are extremely happy that India and the United States of America have successfully resolved their differences relating to the issue of public stock holding for food security purposes in the WTO in a manner that addresses our concerns. गतिरोध खत्म होने के बाद भारत विश्व व्यापार संगठन में व्यापार सुगमता करार को समर्थन देगा। भारत खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के संतोषजनक हल के बाद ही समर्थन पर तैयार हुआ। अगले महीने WTO की आम बैठक में खाद्य सुरक्षा पर भारतीय प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी। We urge the WTO membership to take this forward in the General Council on behalf of the Ministerial Conference and pave the way to spurring the WTO to much more such successes. इस बीच वाम दलों ने मांग की है कि करार की शर्तों का खुलासा किया जाए। We don't know what India has agreed to, because the USA is very clear they want unbridled access to our agricultural markets. पिछले साल दिसंबर में भारत ने बाली में WTO के वैश्विक व्यापार प्रोटोकॉल का विरोध किया था। भारत की दलील रही थी कि अमेरिका और यूरोप के विकसित देश अपने किसानों को तो मनमानी सब्सिडी देते हैं, लेकिन गरीब देशों की फूड सब्सिडी पर बंधन लगाना चाहते हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब विज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण खबर। पहली बार किसी अंतरिक्षयान ने धूमकेतु की सतह पर उतरकर इतिहास रचा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के यान फिल लैंडर ने धूमकेतु पर पहुंचकर सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है और इस कामयाबी से वहां मौजूद बर्फ और मिट्टी के तकरीबन 4 अरब साल पुराने रहस्यों को जानने में मदद मिल रही है। तालियों की इस गड़गड़ाहट के बीच वैश्विक अंतरिक्ष जगत ने कामयाबी की एक नई इबारत लिखी। 100 किलोग्राम वजन वाले अंतरिक्ष यान फिल लैंडर को पहली बार धूमकेतु की सतह पर बुधवार को उतारा गया।
रोसेटा यान से भेजे गए लैंडर ने धूमकेतु 67P पर पहुंचते ही सिग्नल भेजने शुरू कर दिए हैं। The science continue coming. Of course, the scientific experiments will start a bit later, but the measurements for the instruments which were already active and they are active now are coming. धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने समेत कई तरह की अटकलें समय समय पर लगाई जाती रही हैं। फिर लैंडर के धूमकेतु पर लैंड करने के बाद कई रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। It's not just about one discipline of research, but it is about creating a science as a future solution to mega problems which mankind of the past could not do. धूल, मिट्टी, बर्फ से बने हुए धूमकेतु हमें पता देते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम, सौरमंडल कैसे बना। ये धूमकेतु पृथ्वी से लगभग 50 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसकी परिधि 2 किलोमीटर की है। फिनलैंडर उपग्रह को 10 साल पहले जर्मनी से प्रक्षेपित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब क्रिकेट की बात। भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आज के दिन को क्रिकेट के इतिहास में यादगार बना दिया। श्रीलंका के खिलाफ मैच में रोहित ने वनडे की सबसे बड़ी पारी खेली। रोहित ने 264 रन बनाए और उनका वनडे में ये दोहरा दूसरा शतक है। और एक नजर बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। राजनाथ सिंह ने गुड़गांव में सीआरपीएफ की हीरक जयंती के अवसर पर ये बातें कहीं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने डीएम के प्रमुख एम करुणानिधि की बेटी SLV को गवाह बनाया है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। 2G मामले में सेल्वी की मां दयालु अम्मल के साथ 16 अन्य लोग आरोपों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा भंग होने के बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान होना भी बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने 22 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर दी। सूची में 12 उम्मीदवार मौजूदा विधायक हैं, जबकि 10 नए चेहरों को भी पहली सूची में जगह दी है। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महज 3% महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में 1.5 रुपए की बढ़ोतरी की है, लेकिन इसका असर खुदरा कीमतों पर नहीं पड़ेगा। अगस्त से अब तक पेट्रोल की कीमत 6 बार घटाई जा चुकी है। वहीं डीजल से सरकारी नियंत्रण खत्म कर दिया गया है। विश्वनाथन आनंद और मौजूदा चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के बीच चौथी बाजी ड्रॉ हो गई है। इससे पहले रूस के सोची में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में विश्वनाथ आनंद ने कार्लसन को तीसरी बाजी में मात दी थी। 4 बाजियों के बाद अब दोनों खिलाड़ियों के 2-2 अंक हैं। और हाल ही में दिल्ली में कुमार गंधर्व की 90वीं जयंती मनाई गई। आपको छोड़ जाते हैं कुमार गंधर्व की कुछ दुर्लभ रिकॉर्डिंग के प्रस्तुति के साथ, जिसमें आपको युवा और बुजुर्ग दोनों ही कुमार गंधर्व के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। नमस्कार।